अच्छी बात है, शुभकामनाएं जो गए उनको और बाकी वालों को भी एडवांस में। आधुनिक काल, आधुनिक काल में आपकी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, ये सब आपका आधुनिक काल में आते हैं। अब यहां से एक तो आपने पुराने पेपर देखे होंगे, सवाल कैसे आते हैं। कोई भी कवि जैसे कि ले लिया नाथुराम शर्मा शंकर, या फिर आपने ले लिया यहां पर विजय देव नारायण शाही, या ये शायद या छोटी मात्रा होगी, या मुक्ति बोध। एक तो सवाल बनता है, कोई भी कवि है जैसे कि ये, इनकी रचना और काल या इसकी विशेषता, ये आपके इनके साथ भी लागू होगा, इनके साथ भी लागू होगा। फिर प्रत्येक काल में, जैसे कि आप प्रगतिवाद में जाओगे, अब मैं समझा रहा हूं कि सवाल कैसे आएंगे। तो प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां मुख्य सवाल है ये। उसके बाद सेकंड ग्रेड में ये हो सकता है कि इस काल के कौन कवि है या नहीं है। और एक जो सामान्यतः सवाल है, सामान्य यानी हमेशा आने वाला है, वो इन 3 या 4 कवियों की रचनाएं, ये फिक्स है। अब अगर इससे इतर आया तो फिर आपके आंकड़े 1935, 1936, फिर हमारे जैसे कि लखनऊ प्रेमचंद जी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर राहुल सांकृत्यायन, ऐसे नाम रहेंगे जिन्होंने इनकी अध्यक्षता की है, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष। ये तथ्यात्मक सवाल है। तथ्यात्मक सवाल हर आदमी रट लेता है, किसी गलत नहीं होता है। अब जो रटने की क्षमता नहीं है वो अलग मामला है। ये जो सवाल आते हैं प्रवृत्तियों के सवाल, ये थोड़े जटिल सवाल है। ये शुद्ध साहित्य के हैं जो समझ आधारित है। कारण प्रगतिवाद में प्रवृत्ति का जो सवाल पूछा जाएगा, यहां केवल प्रगतिवाद है नहीं, प्रयोगवाद है, नई कविता है, पीछे छायावाद है। प्रत्येक काल की आपको प्रवृत्तियां एकदम क्लियर होगी तो आपके प्रवृत्तियों वाला सवाल। फिर ये सवाल जैसे कि कौन सा कवि किस काल से है या नहीं, ये सही होना ही चाहिए और होगा भी। फिर रचनाएं, अब आधुनिक काल में रचनाओं की भरमार रहेगी। अब आपको रचनाएं ही याद करनी है तो रचनाओं का सवाल जैसे प्रगतिवाद वाला है ये हो जाएगा, कारण 3 कवि है और छोटा सा एक काल बन जाता है। सेम आपके इसके बाद प्रयोगवाद के साथ लागू होगा। अब प्रयोगवाद में प्रवृत्तियां भी रहेगी और प्रयोगवाद के बारे में कथन भी रहेंगे। फिर आप छायावाद में आते हो, छायावाद की परिभाषाओं का सवाल। अब आप जैसे कि ओल्ड पेपर देखते हो तो छायावाद की परिभाषाएं नामवर सिंह की, प्रसाद जी स्वयं की, पंत की, मुकुटधर पांडे की, आचार्य शुक्ल की पूरी एक लंबी फेहरिस्त रहेगी, आचार्य द्विवेदी जी की, अब रहस्यवादी है कि नहीं है, विदेशी, ये वो, ये सारी चीजें। कौन है बात, आवाज कहां से आ रही? अच्छा ठीक है, कोई बात। तो छायावाद में प्रवृत्तियां भी रहेगी, परिभाषा भी रहेगी। फिर छायावाद के 4 बड़े कवि है, 4 ही है मोटा मोटी। इन चारों में से एक सवाल थोड़ा गहरा सवाल पूछा जा सकता है या नहीं। प्रगतिवाद में ऐसा नहीं होगा। प्रगतिवाद में आपके नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, सीधी तीनों की रचना याद कर ली और हो गया। छायावाद में ऐसा नहीं है। यहां कामायनी के बारे में पूछा जा सकता है, झरना की विशेषता पूछी जा सकती है, आंसू की विशेषता पूछी जा सकती है, पंत जी की कौन सी रचना
मार्क्सवाद से प्रभावित है, कौन सी छायावादी है, या कौन सी अरविंद दर्शन से प्रभावित है, फिर कौन सी रचना को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला है, या फिर उसके अंदर विषय वस्तु है, ऐसा सवाल। निराला की कौन सी रचना गेय है कि नहीं है, कौन सी मार्क्सवाद से प्रभावित है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। यानी छायावाद के कवियों के आप केवल रचना याद कर लोगे सवाल नहीं होगा। ये सवाल हमेशा ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको हर एक एग्जाम में एक दो सवाल जो थोड़े डिफरेंट पूछे जाएंगे, वो कहीं न कहीं अलग से सवाल निकलते हैं। यहां ऐसा नहीं। प्रगतिवाद में प्रगतिवाद की प्रवृत्ति, तथ्यात्मक, ये पूरा परिचय, इस काल से जुड़े कवि, सिद्ध इनकी रचनाएं। प्रयोगवाद में अज्ञेय जी, तार सप्तक पहला दूसरा, नंद दुलारे वाजपेयी, स्वयं इनके द्वारा दिए गए जवाब, ये चीज। फिर तार सप्तक 4 है, उनमें सीधे 7 एक सवाल अपने आप में हमेशा आने वाला सवाल। उसके बाद रचनाओं के सवाल काफी वाइड होने के उपरांत भी सवाल सही हो जाते हैं। प्रवृत्तियां तो है ही, क्योंकि प्रत्येक काल की रहेगी। उसके बाद रहता है आपके नई कविता। नई कविता और प्रयोगवाद में कोई मोटा अंतर नहीं है, प्रयोगवाद का ही अगला रूप है नई कविता। और 1960 के बाद कोई दिशा तय हुई नहीं, यानी लगभग ये 50 साल हो गए। 50 साल में आपको कोई इतना बढ़िया साहित्य नहीं मिलता है जिसकी ये कोई धारा बन सके। हाँ, यूं तो कोई भी याद है, जैसे कि 2020 की रचना पूछ ले, 25 की पूछ ले, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं, क्योंकि हमारे नोट से आए, क्योंकि हम वहां तक अपडेट है भी नहीं। आते रहते सवाल और ऐड करते रहते। अब इससे आगे आपके वेटेज कम हो गया और सामग्री बढ़ गई। वेटेज कम यानी आप जैसे रीतिकाल पढ़े हो, यहां रीतिकाल के जितना आपके एक प्रयोगवाद हो जाएगा। प्रयोगवाद में सवाल 2 या 3 या 2 या 1, फिर भी 2 3, और रीतिकाल में सवाल 12 13 10 12 13 सवाल। रीतिकाल के जितना प्रयोगवाद रहेगा इससे ज्यादा रहेगा, और वेटेज उधर आपके 2 3 सवाल, इधर आपके 12 सवाल 13 सवाल 15 सवाल। तो क्या इनको छोड़ दिया जाए? छोड़ इनको भी नहीं सकते। ये थोड़ा सरल भी है। बस जैसे रीतिकाल को जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार आप आगे प्रयोगवाद को या फिर नई कविताओं को नहीं पढ़ सकते। छायावाद पूरा कंठस्थ करना, प्रगतिवाद इसको भी कंठस्थ करना। इससे पहले द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ये भी छोटे छोटे हैं, लेकिन आगे जैसे प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये एक जो सीक्वेंस से चल रहा है वो है काल। इनके पैरेलल आपके एक और रह गया, वहां आपके बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, दिनकर जी, ये और रह गए। इनको भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब यहीं आपके इनसे लगे हुए जिनको आप अलग से ले तो अलाहाबाद में, नहीं तो इनके साथ ही हरिवंश राय बच्चन वगैरह वो भी रह गए। ये इनके पैरेलल चलेंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा या अलाहाबाद में रहेंगे आपके कुछ कवि, ये अलग से, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद एक फर्स्ट ग्रेड वालों का अलग और रह गया, वो रह गया गद्य। इससे पहले ये रामायण नहीं थी, इससे पहले आपके रीतिकाल है तो रीतिकाल ये। अब ऐसा नहीं है, अब आप जैसे आज आधुनिक काल शुरू करेंगे और पूरा होगा आपके साठोत्तरी कविता, वापस आपको यही आना होगा और पुनः भारतेंदु को पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि आधुनिक काल में अब केवल पद्य नहीं है, पद्य के साथ साथ गद्य शुरू हो गया। यानी ज्यादा होने का बहुत सारे कारण है कि इससे पहले आप रीतिकाल पढ़ रहे थे या भक्ति काल, जो भी था आपके एक ही था। अब आप पूरा पढ़कर और यहीं वापस आएंगे, वही आपके कवि वचन सुधा, वही आपके बाला बोधिनी, वही आपके द्विवेदी जी, वो सरस्वती पत्रिकाएं पुनः पढ़ना होगा। ये सेकंड ग्रेड वालों के पाठ्यक्रम है नहीं, ये केवल फर्स्ट ग्रेड के। आधा तो आपके साथ साथ हो जाएगा, आधा अपन साइड में पढ़ेंगे। अब देखिए आधुनिक काल, यानी रीतिकाल तक और आधुनिक काल दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। परिभाषाओं में जरूर कुछ कहा गया है, लेकिन सीधा कोई जस्ट आगे जुड़ा हुआ नहीं है। अब इस समय क्या हुआ देखिए, एक सवाल आपने एपी में देखे होंगे या फिर फर्स्ट ग्रेड देखा होगा। एक सवाल आता है जो या रामविलास शर्मा या आचार्य द्विवेदी जी या डॉक्टर नगेंद्र या बच्चन सिंह या आचार्य शुक्ल एज ए स्थापना इनकी। अब इससे पहले इस समय अपने सामने 2 धाराएं हैं, 2 वर्ग है। एक है आपके पूंजीपति वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग है, ये आ रहा है।
एक हमारे यहां का सामंतवादी वर्ग है। सामंतवादी वर्ग है। एक दिन की एक स्थापना रहेगी, या आपके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। इससे पहले मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल से भिन्नता कुछ नई चीज होगी, या आपके नया इहलोकी दृष्टिकोण। इहलौकिक दृष्टिकोण, एक वर्ग कहेगा कि यह बात भी सही है। ऐसा मानने वाले भी लोग होंगे जो ये कहेंगे कि एक अंग्रेज है जो पाश्चात्य संस्कृति है, और एक भारतीय संस्कृति है। इनके बीच में टकराहट हो सकती है। यानी आप यहां टकराहट की बात कर रहे हो, दो राजनीतिक दलों की, दो राजनीतिक विचारधाराओं की टकराहट हो सकती है, सामाजिक विचारधाराओं की टकराहट हो सकती है, वर्गों की टकराहट हो सकती है। कोई कोई ऐसे कारण रहेंगे जिसे आधुनिक काल आपका बन रहा है, या कोई ऐसी घटना हो गई, ये 1857 की घटना, या कोई ऐसा बिंदु 1850 भारतेंदु जी का जन्म। अब जैसे इहलौकिक दृष्टिकोण को लिया जाए, वापस इन्हीं शब्दों पर आएंगे अपन। अगर कहे कि ये तो राजनीतिक टकराहट है, सामाजिक टकराहट है, संस्कृतियों की टकराहट है, वर्गों की टकराहट है। हमारी संस्कृति अलग है, पाश्चात्य संस्कृति अलग है, वो लोग यहाँ आए, हमारा उनसे टकराव हुआ, ये स्वाभाविक है कह रहे हैं। आप केवल टकराहट शब्द से इसको आप, इसकी महत्ता को आप कम किए जा रहे हो कह रहे नहीं। कह रहे बहुत सारी चीजें इसमें कुछ नयापन है। नयापन कैसे है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आप मनुष्य और ईश्वर को ले लीजिए। आदिकाल में मनुष्य है, यानी यह भगवान के रूप में वर्णित है। आदिकाल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। भक्ति काल में आए, भक्ति काल में ईश्वर को मानवीय रूप में चित्रित कर दिया। आप यहां तुलसी पढ़ रहे हो, तुलसी के रामचरितमानस, राम हमारी तरह ही है कह रहे हैं, हमारी तरह ही सुखी दुखी होते हैं। रीति काल में आए आप, इन दोनों को आपने चित्रित कर दिया। ईश्वर और मनुष्य का चित्रण है। यानी यहां मनुष्य है भगवान के रूप में। क्यों? क्योंकि तर्क वितर्क यहां है नहीं। यहां भगवान को ही आपने मनुष्य बना दिया। ये भी साथ में चल रहा है, ये भी है। यहां इसके चित्रण किया गया है, लेकिन इस रूप में कर दिया है। यहां मनुष्य और ईश्वर दोनों का चित्रण है। लेकिन कोई भी काल ऐसा नहीं बना है जिसमें केवल मानव का ही चित्रण किया जा रहा हो। और हम लोगों को ऐसा साहित्य, ऐसा इस प्रकार का काल चाहिए जिसमें मनुष्य का चित्रण हो कह रहे हैं। बस यही नीत्शे की घोषणा है कि ईश्वर मर गया कह रहे हैं। इसका मतलब है आप सीधे मानव की बात करोगे, भले आप ये प्रगतिवाद में बात कर रहे हो, जहां
बहुत ज्यादा विरोध किया गया धर्म का, लेकिन आधुनिक काल का ये हिस्सा है। आधुनिक काल में आप आ रहे हो, यहां मनुष्य का चित्रण किया गया है। और द्विवेदी युग में आप प्रवृत्तियों में एक प्रवृत्ति ये पढ़ते हो कि मानव का विस्तृत रूप में चित्रण किया गया है। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी से सवाल किया जाता है कि विषय वस्तु क्या है, तो वो कहते हैं कि बूंद से लेकर समुद्र तक लिख डालो, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, यानी जहां जो चीज मिले उस पर लिख दो। कह रहे कवि कर्तव्य के बारे में वो बताते हैं अपने निबंध कवि कर्तव्य में। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की प्रवृत्ति भी एक है कि सामान्य मानव का चित्रण किया गया। हम लोग वहां कलु अलहित के बारे में पढ़ेंगे, आला शैली जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक सामान्य आदमी का चित्रण किया, कोई क्षत्रिय युवक नहीं, कोई बहुत बड़े उच्च घराने का नहीं, आप और हमारे जैसा दूध बेचने वाली कोई जाति, और वहां से उठाकर किसी व्यक्ति को काव्य का नायक बना डाला, यानी मनुष्य का चित्रण किया गया है। अब ये अपनी एक विचारधारा हो गई, इस प्रकार की कोई बात करेंगे वो ये कह रहे हैं, यानी ऐसी बात करने वाले वो ये कहेंगे कि आदि काल में मनुष्य को भगवान के रूप में चित्रित किया गया, भक्ति काल में ईश्वर मनुष्य के रूप में आ गया, रीति काल में कह रहे हैं ईश्वर मनुष्य दोनों का चित्रण है, और इस युग में कह रहे हैं केवल मनुष्य को ही काव्य का विषय बनाया गया। इस समय आप इसको केवल दो जातियों के, दो वर्गों के, दो संस्कृतियों की टकराट कहकर इसको आप मूल्यांकन इसका इतना हल्का नहीं कर सकते। और ये कहने वाले रहेंगे आपके एचपीडी। इससे पहले प्राय नकारने का काम रामविलास शर्मा कर रहे थे, या ऐसा नहीं है। या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं यह काल केवल दो राजनीतिक टकराट नहीं, सामाजिक टकराट नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये कह रहे एक नया युग है, नया कह रहे नया युग है। एक सवाल बन गया, ये नया युग है और इसको वो स्वर्ण युग कहते हैं। इससे पहले हमने भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन से कहलवाया, लेकिन जहां सामान्य मानव को काव्य का केंद्र बनाया जाता है, पूरे आधुनिक काल की बात करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे स्वर्ण युग की संज्ञा ही नहीं देते हैं, इसे एक नवीन युग भी कहते हैं, और इसको केवल दो विचारधाराओं की, संस्कृतियों की, वर्ग विशेष की टकराट बताकर इसका मूल्यांकन कम नहीं करना चाहते। अब अगर ऐसा कोई सवाल आता है, दो कथन हो गए, यानी टकराट है, टकराट है, टकराट है, और नकारने का काम प्राय रामविलास शर्मा करते हैं। या रामविलास शर्मा के आपके अलग परिभाषा रहेगी, एक परिभाषा आपके बन गई, हमने ऊपर इहलौकिक लेकर कहा था, उससे आगे बढ़ गए इहलौकिक। इस संसार में मानव का चित्रण कैसे किया जाता है, द्विवेदी को हमने उससे आगे ले लिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं ये काल दो वर्गों का या दो सामाजिक संस्कृतियों का या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टकराट न होकर यह एक नया युग है, ये स्वर्ण युग है, और इस युग में मनुष्य को केंद्र में रखा गया। अगर ऐसा सवाल है, आपके कथन किसका हो जाएगा? आचार्य द्विवेदी को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जबकि इस प्रकार के कथन प्रायः रामविलास शर्मा के हुआ करते थे। एक आपके कंप्लीटली सवाल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरा मैंने आपको आदिकाल लिखवा रखा था, एक पृष्ठ भरवाया, आपको याद होगा। ये हूबहू वापस लिखेंगे आज, वही चीज वहीं से लिए और वापस लिखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं आधुनिक काल के बारे में विचारधारा, ये सारी चीजें आधुनिक काल में रहेगी। सच में क्या आधुनिक, सच में यही है, एक हमारी संस्कृति है, एक अंग्रेजों की संस्कृति है, दोनों आपस में मिलेगी, दोनों में विवाद होना स्वाभाविक है। हम लोग भारतीय संस्कृति है, हम परंपरावादी लोग हैं, हम रूढ़िवादी हैं, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। वो आधुनिक, वहां रेनेसा इससे पहले हो चुका है, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, इस प्रकार की विचारधारा आगे चलती रहेगी। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं तो अंग्रेजों की सोच और हमारी सोच में अंतर है, तो दोनों के बीच द्वंद्व होना स्वाभाविक है। कह रहे ये दो संस्कृतियों की टकराट है, दो विचारधाराओं की टकराट है, दो वर्गों की टकराट है। हमारे यहाँ का जो सामंतवादी वर्ग है वह भी उनके सामने हो जाता है, यानी दो वर्ग है, दो संस्कृति है। सच में है यही, क्यों? क्योंकि सीधे हम उनको स्वीकार नहीं करते, फिर वो हम लोगों को हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं, फिर हम पर राज भी करते हैं, फिर भी हम शांत नहीं रहते हैं, हम उनका विरोध गाए बगाए करते रहते हैं। 1857 उसी का परिणाम है। अगर सीधे आंकड़े से लें तो 1850 को यहां एक डेडलाइन ले सकते हो, 1857 को यहां पे डेडलाइन ले सकते हो, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहेंगे नहीं, लेखन कार्य से जुड़ा है, ये साहित्य है, यहां कवि वचन सुधा पत्रिका निकली है, आप 1868 से ले लीजिए, कह रहे। अब इसको लेते हैं और इसका खंडन करते हैं।
1850 में एक महान विभूति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म आपको कहीं न कहीं से मानना पड़ेगा। यानी आदिकाल में भी आप ऐसा पढ़ गए कि वो जमाना गया जब सभा में खड़े होकर आप दानवीरों की वाह वाही किए जा रहे थे, नहीं गया। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं राजा भोज के बारे में, दान दिए जा रहे, वाह वाह बहुत दिया, नहीं अब वाह वाही से काम नहीं चलेगा। अब वीर रस की रचनाएं लिखी जा रही है, यानी आदिकाल हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। जब आप सिद्धों से ले लेते तो फिर क्यों नहीं वहीं से मान लिया जाए तो कि नहीं 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 इनकी रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। हमें चाहिए समाज में एक अलग से मैसेज दिया जाए जो वो दे नहीं पा रहे हैं। क्यों इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है और जनता की चित्तवृत्ति वहां आपको प्रतिबिंबित होती नजर नहीं आ रही, इसलिए उनको बाहर किया। और संवत 1050 या सन में लेते तो आपके 993 से वो मानते हैं, वहां से आरंभिक 100-150 वर्षों में भले कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं नजर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आपको वीर रस की प्रवृत्तियां नजर आ रही है। आचार्य शुक्ल जी की वीर गाथा काल है, यहां पर भी यही है। कौन से बिंदु से आप काल विभाजन करें, क्योंकि रीतिकाल आपके चल ही रहा था 1850 ईस्वी। 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म, और यहां से बहुत सारे लोगों ने आधुनिक काल का आगाज मान लिया। अब आप लेते हो बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र ने भी आधुनिक काल पूर्व पीठिका में हूबहू कथन लिए बच्चन सिंह के। वहां से आदिकाल मैंने बताया बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में भूमिका में दे रखे हैं, भूमिका में दे रखे हैं, यानी उनके मूल कथन है। जो आंकड़े भी है वो भी हमारे रोमन में, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने, अच्छा डॉक्टर बच्चन सिंह इधर भी आप क्या आ रहे हैं 26 जनों में, और बच्चन सिंह इनका उल्लेख भी करते हैं कि नगेंद्र के द्वारा संपादित ग्रंथ में बहुत सारे संपादकों ने भी कुछ चीजें ली है। यानी अब जो ये कथन है बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र का आए, तो अगर दोनों विकल्प हो, मैंने आदिकाल पर्याप्त समझा दिया आपको, तो आपको बच्चन सिंह करना। अगर बच्चन सिंह विकल्प में है ही नहीं तो आपको नगेंद्र करना। और कुछ गाइडें भी है, वहां नगेंद्र का दे रखा है, मुझे पता दे रखा है, मैंने लंबे समय तक लिखवाया भी था और ये कहा भी था कि आए तो नगेंद्र का करना। अब बच्चन सिंह स्पेशली आप देखते हो, और वहां भूमिका में तो दे रखा है, तब हमारी चर्चा हो जाती है, दोनों विकल्प में आते हैं तो न तो सवाल डिलीट होगा और न सवाल गलत है, सवाल सही भी होगा और बच्चन सिंह उसका आंसर भी होगा। अगर बच्चन सिंह नहीं है, आपको नगेंद्र करना भी है, सवाल तो भी डिलीट नहीं होगा। क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा विकल्प होगा नहीं वहां पर, वो पैटर्न ही चेंज हो गया। अब वो सवाल आते ही नहीं है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। जो 10 सवाल आपके उपयुक्त सभी वाले विधियों के सही होते हैं ना, अब वो पैटर्न बदल दिया है नहीं। हाँ पहले खूब चला ऐसे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिए भैया आधुनिक काल क्या है, बच्चन सिंह कह रहे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं मध्य काल से भिन्नता है। मध्य काल से कौन सी भिन्नता है? मध्य काल यानी आज तक आप जो पढ़ रहे थे वहां एक जड़ता आ चुकी थी, वहां एक तरह से रूढ़िबद्धता बन गई थी, वहां एक तरह से बना बनाया ढर्रा बन गया था। और यहां पर यही है, जो आप रीतिकाल पढ़ कर आए हो, यानी ये सदैव में कैसा इस प्रकार की दो रेखाएं खींच रहे हैं, और ये बनी बनाई नाली है। यहां पर भी यही कह रहे हैं कि जो घाट थे, घाट, अब आधुनिक काल का साहित्य इन घाटों को तोड़ता हुआ निकल गया। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ये कहते हैं आधुनिक काल दो अर्थों में लिया जा सकता है, मध्य काल से भिन्न है और इस संसार का ही अलौकिक दृष्टिकोण है, और इसी को हमने यहीं से लेकर द्विवेदी जी से जोड़ दिया। यानी अलौकिक संसार के बारे में लिखा गया है, जो मनुष्य है, और मनुष्य के बारे में द्विवेदी जी यही कहते हैं कि पहले आदमी भगवान, फिर भगवान आदमी, दोनों का चित्रण। अब यहाँ व्यक्ति का चित्रण है, तो चीज तो एक ही है, बस शब्दावली अलग अलग है। डॉक्टर बच्चन सिंह ये कह रहे हैं मध्य काल में जो लिखा जा रहा था वो एक लीक पर लिखा जा रहा था, रूढ़ियों में लिखा जा रहा था, बंधा बंधाया आपके चल रहा था। अब उन घाटों को आपने तोड़ दिया है, उनसे भिन्न है क्योंकि आप आधुनिक हो। और दूसरा इसका अर्थ लिया है इहलौकिक दृष्टिकोण। सबसे मोटे कथन है अपने, ये पूरे एक पृष्ठ भरेंगे जो कि हमने आदिकाल लिख रखा है, हूबहू यहां वापस कॉपी किया है। एक ये भी कहते हैं एक पूंजीपति वर्ग है और एक सामंतवादी वर्ग है, दोनों को चाहिए सत्ता और दोनों के बीच की टकराहट। ये चीज हमने नगेंद्र के यहां से ली है।
अब नगेंद्र ने क्या किया, ये समझा ही रहा हूं, याद नहीं, समझना जरूरी है। डॉक्टर नगेंद्र ने बच्चन सिंह के वहां से कथन लिया, पूरा कथन वहां से कूट किया और बीच में अपनी ये लाइन लगा दी, और ये लाइन बच्चन सिंह के वहां है नहीं है, मतलब बीच में उठाई एक लाइन नगेंद्र की रह सके, हम केवल स्रोत लिखेंगे। यानी पूरा पूरा कथन बच्चन सिंह का, बीच में नगेंद्र की एक अपनी लाइन है जो हम स्रोत के रूप में लिख देंगे कि ये जो आधुनिक काल है पूंजीपति वर्ग और सामंतवादी वर्ग के बीच संघर्ष है, कह रहे नगेंद्र ने अपने ग्रंथ में लिख रखा है, ये पूर्व ये भी लिख रखा है और ये सब लिख रखा है, लेकिन इसको हमने क्या किया, अलग किया कि बच्चन सिंह का, ये बच्चन सिंह के वहां लाइन थी नहीं, इन्होंने अपनी ओर से ऐड कर डाली। तो इस लाइन को हम लोग अलग करते हैं और उस लाइनों को अलग करते हैं। सामंतवादी और पूंजीपति वर्ग का की टकराट है, ये कहने वाले कौन हुए, ये नगेंद्र हुए। अब वापस यही, अब 1850 पर बात आ गई, तो बच्चन सिंह ये कह रहे हैं कि ये जो समय है ये किसी काल की ओर इंगित नहीं कर रहा है, कह रहे, क्योंकि आपके पास जो आंकड़ा है वो कोई कारण बताए, कह रहे भारत में जो जन्म हुआ तो क्या हुआ, जन्म तो होना ही था, कह रहे 50 नहीं तो ये 51 हो जाता, ये 49 हो जाता, इससे कोई काल विभाजन नहीं हुआ, कह रहे इनके जन्म से कौन सी विचारधारा बदल गई, कह रहे विचारधारा नहीं बदली, यानी ये जन्म आपको कोई नई दिशा दे रहा है ऐसा नहीं है, आपके किसी को प्रभावित कर रहा है ये भी नहीं कर पा रहा है। तो काल का आपने विभाजन किया, ये बाद में आपने 20-30 साल पीछे जाकर किया है, कोई ऐसी चीज जो आपको प्रभावित करे तो वो ये है, कह रहे 1857 की क्रांति से पूर्व अंग्रेजों का शासन हम पर किस रूप में था और 1857 के बाद उनका शासन किस रूप में, यानी यहां की शासन प्रणाली बदली है। 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों के प्रति हमारी विचारधारा कैसी थी, और अब झांसी रानी लक्ष्मीबाई वगैरह इनका हम लोग योगदान बलिदान देखते हैं, अब हमारी विचारधारा कैसी, यानी बदलाव इस घटना से हुआ है, न कि किसी व्यक्ति के जन्म से, कह रहे। और ये दोनों बातें नकारेंगे, यानी नगेंद्र भी यही कहते हैं, बच्चन सिंह भी यही कहते हैं, और रामविलास शर्मा का हम लोग यहां ले ही रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं 1850 कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे आपको एक नई दिशा और दशा मिले, जबकि 1857 का जो विद्रोह हुआ है, 1857 का संग्राम है, 1857 की जो क्रांति है, इससे हमारी शासन प्रणाली बदल गई, हमारी विचारधारा बदल गई और अंग्रेजों के प्रति हमारा नजरिया बदल गया। इसलिए आप आधुनिक काल का आगाज 1857 से मानेंगे, न कि 1850 से। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का आगाज कब से माना है, 1857। डॉक्टर नगेंद्र ने भी आधुनिक काल का आगाज कब से माना है, 1857। बात खत्म, जो कि हमने आदिकाल में पढ़ चुके। आदिकाल में ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, हूबहू यहां वापस लिखेंगे। अब 1857 से आप ले लीजिए, 1857 यानी जिसे आप महासंग्राम कह सकते हो, क्रांति कह सकते हो, बलवा कह सकते हो, आंदोलन कह सकते हो। 1857 से ही नव जागरण, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके यहां रहेगा, यानी आधुनिक काल को नव जागरण की संज्ञा देने वाले कौन हुए, रामविलास शर्मा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके यही है, और वर्तमान पैटर्न है वो इनका चल रहा है। रामविलास शर्मा ने 1857 के नव जागरण से ही आधुनिक काल का आगाज नहीं माना, उन्होंने आधुनिक काल का नाम भी जो दिया है वह आपके नव जागरण का दिया है। अब ये कथन आकर, ये एक लाइन तो ये रहेगी, बाकी जितना भी कथन रहे 1857 का नव जागरण, इस प्रकार का कथन आकर जो कथन बनेगा रामविलास शर्मा का ही रहेगा। प्राय होता क्या है, रामविलास शर्मा नकारते हैं, जैसे कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह कहेंगे, ये कहेंगे कोई विद्रोह नहीं है, कह रहे ये कहेंगे नहीं, ये तो मध्यम वर्ग के नेतृत्व में चला हुआ ये कह रहे आंदोलन है। किसको कहेंगे, छायावाद को। निराला की रचना है, पहली रचना ये कि नहीं वो नहीं, ये कह रहे बहुत जगह आगे भारत में कह रहे हिंदी नए साल में डले 1873 में, कह रहे नहीं ये काम बहुत पहले हो गया, कह रहे ये शिव प्रसाद सितारे हिंद के समय से हो गया, कह रहे भारत हिंदू कह रहे नहीं भैया अब हिंदी नए साल में डली है। रामविलास शर्मा कह रहे नहीं ये काम पहले हो गया। प्रगतिवाद के बारे में हमारी कोई परिभाषा होगी, वो कह रहे नहीं वही ढाक के 3 बात, 2 को तो कह रहे हैं, एक को कृपांक देकर पास किया असली ठहरे 2, एकदम अलग विचारधारा के, क्योंकि मार्क्सवादी है।
यहां पर भी इनका काम ये होता कि कोई 1857 की क्रांति नहीं है, ये तो बहुत पहले हो गया, नहीं। यहां ये कहते हैं कि 1857 का आंदोलन, इसे नव जागरण कहते हैं, और 1857 से ही आधुनिक काल का आगाज मानते हैं। बड़ा कथन रहेगा, और इनमें एक और एक सवाल रहेगा जहां आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, समझ लोगे तो होगा नहीं। यानी 1857 रामविलास शर्मा की बात करें, हालांकि मैं समझाऊंगा आपको शुक्ल जी का, लेकिन ये आधुनिक काल है क्या? 1857 ईस्वी की क्रांति, इसको ये कहेंगे नव जागरण। रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण 1977 की पुस्तक है, उसमें ये चीज लिखी उन्होंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण 1977 की पुस्तक है। उस पुस्तक की पहली पंक्ति उनकी ये 1857 ईस्वी हिंदी नव जागरण काल, यानी उस किताब में ये चीज लिखी है। ये आधुनिक काल का नाम किया है रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये तो आपके हो जाएगा। अब एक आपके ऐसा कथन आ सकता है, बीच में से सवाल उठा लिए, शायद ये कहां आया था, एक मंजिल मंजिल वाला सवाल कहां पूछा गया था कि दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल, ऐसा कोई सवाल आया यूं एपी में आया शायद, देखना आप, वो सवाल यहां से आया है। देखिए ये एक कथन बनेगा, उसमें मंजिल आएगा, मंजिल 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 मंजिल, लेकिन केवल मंजिल से कथन बनेगा नहीं, क्योंकि यहां दो जने कह रहे हैं, नगेंद्र भी कह रहे हैं और रामविलास शर्मा भी कह रहे हैं। इसका मतलब है समझना होगा, रटने से काम नहीं चलेगा। अब आप नगेंद्र का पढ़ोगे, नगेंद्र क्या करते हैं आधुनिक काल के लिए, अपने नाम है, जैसे कि ये पुनर्जागरण काल। इससे पहले तो हमने क्या केवल नाम लिखवाए, इस बार 4 लाइनें सीधी ऐड कर ली हमने, और इससे आगे बढ़े हो। और वो कहते भी यही है कि तो भाषा है उसमें सुधार हुआ है। तो जो पुनर्जागरण था, अब उसको आपने क्या है सुधारा है, तो जागरण सुधार काल। हमारे टाइम सेकंड में यही सवाल आया था। अब नहीं, अब ये नहीं, अब आएगा कथन, बदल गया, पैटर्न बदल गया। यानी मंजिल शब्द आए, और पहली मंजिल पुनर्जागरण काल, दूसरी मंजिल सुधार काल या जागरण सुधार काल, इस प्रकार के ये नाम साथ में हो। भले आपके 1857 से 1900 हो, 1900 से 1918 हो, 18 से 38 हो न हो, ये जो शब्द आ जाएंगे आपके पुनर्जागरण काल या जागरण सुधार काल या ये केवल सुधार काल लिखा हुआ है, ये नाम आ जाए, भले ये शब्द मंजिल मंजिल हो, तो वो कथन रहेगा आपके डॉक्टर नगेंद्र का। क्यों? वहां ये मंजिल कथन में मुख्य नहीं है, ये नाम मुख्य, नाम। भारतंद युग वो कहेंगे पहली मंजिल है, मैं दूसरा बता रहा हूं, ये दूसरा है। सुधार काल है, ये दूसरी मंजिल है। अभी मामला गड़बड़ ज्यादा है, ये अलग है सवाल, वो अलग सवाल है। हाँ, ये सवाल अलग है, वो सवाल अलग है। यहां पर मंजिल मुख्य नहीं है, यहां मुख्य ये है। यानी दो सवाल बना रहे हम, दोनों में क्या आएगा, एक शब्द आएगा मंजिल। मेहर जी कैसे रट कर बैठे, वैसे आप रटोगे गलत हो जाएगा। क्यों? अभी पट गए हो आप, मैं कह रहा हूं, और रामविलास शर्मा पट गए हो आप, पट गए हो। और मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं वो है नहीं, वही बता रहा हूं, मैं ही बताऊंगा वो, लेकिन वो ये नहीं है सवाल। हाँ, यानी एक शब्द है मंजिल आएगा, आप रटोगे पक्का, रट कर आप किसका करोगे, रामविलास शर्मा। उत्तर क्या निकलेगा, नगेंद्र। क्यों निकलेगा? क्योंकि वहां मंजिल शब्द है ना, ये गौण है, वहां नाम दे रखे हैं ये पुनर्जागरण काल, सुधार काल, आंकड़े भी दे रखे हैं, छायावाद, सर्वमान्य, ये मामला। अब आपके दूसरा एक कथन रहेगा, उसमें शब्द रहेगा मंजिल। अगर कथन आता है कथन, तो आप सीधा कर देना रामविलास शर्मा का। शब्द आएगा एक मंजिल और कथन आएगा मोटा, कथन किसका रहेगा, रामविलास शर्मा का। पहले भी एक कथन था, उसमें भी मंजिल है, लेकिन यह मंजिल मुख्य नहीं है,
उनके साथ में शब्द दूसरे हैं। पुनर्जागरण काल पहली मंजिल, सुधार काल क्योंकि यहां भाषा में सुधार हुआ है दूसरी मंजिल, तो कथन किसका रहेगा? तो रहेगा नगेंद्र का। यह कथन दूसरा है। रामविलास शर्मा का कथन है वो अलग है। अब आप बताना सही है क्या, फिर मैं बता रहा हूं दूसरा इसमें। अब रामविलास शर्मा क्या कहते, देखिए रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि 1857 का नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। रामविलास शर्मा ये कहते हैं 1857 का नवजागरण आधुनिक काल की पहली मंजिल, भारतेंदु युग आधुनिक काल की दूसरी मंजिल। रामविलास शर्मा ये कहते हैं द्विवेदी युग आधुनिक काल की तीसरी मंजिल। रामविलास शर्मा ये कहते हैं छायावाद आधुनिक काल की चतुर्थ मंजिल। अब बताओ मेरे जी कौन सा सवाल है? ये है उसमें तो पहला नहीं होगा, भारतेंदु युग पहली मंजिल, तो उत्तर क्या था? तो ये सवाल है, तो फिर ये सही है। यानी दो अलग अलग सवाल है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम एक शब्द पकड़ कर जाएंगे ये, और मंजिल मिलेगी नहीं क्योंकि दो जनों के कथन, इसलिए इसको समझना जरूरी हो गया। यानी केवल मंजिल देखकर आप रामविलास शर्मा करोगे तो नगेंद्र भी हो सकता है, 50% तो गुंजाइश रहेगी। और समझ लोगे आप कहां से, यहां से 1857 का जो नव जागरण है यहीं से आधुनिक काल का आगाज माना, और इसको मान लिया पहली मंजिल। फिर इससे आगे बढ़े भारतेंदु युग, ये आधुनिक काल की दूसरी मंजिल। फिर आपके द्विवेदी युग, ये आधुनिक काल की तीसरी मंजिल। और छायावाद आधुनिक काल की चतुर्थ मंजिल। हो सकता है पहले दूसरी मंजिल पूछ ली और हम लोगों को तीसरी पूछ ले, और हमारे मंजिल भी मिलेगी और सवाल भी सही होगा। अगर इन मंजिलों के साथ साथ पुनर्जागरण काल और सुधार काल शब्द हो तो मंजिल शब्द तो है, लेकिन वहां इस मंजिल का कोई औचित्य नहीं है। वहां इन्होंने वेटेज मंजिल को नहीं दिया है। संयोग है कि नगेंद्र के भी ये शब्द है और उनके भी, उनके जो ये वेटेज है, इनकी मंजिल है, ये मूल चीज है, ये लक्ष्य है इनका यूं, जब यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जोर दे रहे हैं ये पुनर्जागरण और सुधार काल पर दे रहे हैं। यानी आपने काफी चीजें पढ़ ली। बच्चन सिंह के अनुसार आधुनिक काल क्या है, आचार्य द्विवेदी के अनुसार आधुनिक काल क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम जस्ट अभी ले रहे हैं, नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल क्या है, रामविलास शर्मा है तो रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, नगेंद्र, द्विवेदी, और भी आगे चलता रहेगा। आज अपन अभी जो है ये पहले आपने लिख रखा है, हूबू वापस लिखेंगे बच्चन सिंह का, नगेंद्र का हमारे ठेठ तक चलता ही रहेगा। फिर भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और भी कोई नए सवाल निकल सकते हैं। हम लोग 1850 से आधुनिक काल माने, भले 1857 से माने, भले 1868 से माने, आधुनिक काल आपकी मोटा मोटी यही है। और आधुनिक काल भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोग, ये सारे आएंगे। अब आचार्य शुक्ल का जो विभाजन है वो काफी हाँ उलझा हुआ है आधुनिक काल का, और हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपके नगेंद्र का। कौन सा? है मंजिल लो, ये सवाल पहले था ही नहीं, ये आया तो किताब कुछ नहीं, तो आगे पढ़ी वो। इस बार तो आरपीसी अगर मत बोल दे नहीं तो ये अपने सवाल बार को देने मिले जब जब कर लेंगे। हाँ जो करना उसको कर ले, क्योंकि दो आदमी है जो वहां तिकड़म तोड़म लगाते हैं, हमने उनको कूट कर लिया साथ साथ में। ग्रंथ मूल उठाएंगे तो अपना है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर पेपर बनाएगा तो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पूरे भारत में आचार्य शुक्ल जी चलते ही चलते हैं। हमारे यहाँ कोई छोटी मोटी
जाकर के अपनी सेटिंग करके पेपर बनाएगा तो भी अपने सेटलमेंट बैठ जाएगा ही, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी गाइड और सवाल मैंने ले ली जो आने वाले हैं, वो बाकी ऐड किया नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो हटकर बनते हैं हमने ले लिए यूं। ठीक है, अब देखिए आचार्य शुक्ल, बस अपनी धरोहर यही है, शुक्ल का विभाजन। थोड़ा अगर आप यूं हटकर पढ़ ले तो कोई सवाल गलत नहीं होता, एक दो सवाल ऐसे जिससे हमें बढ़त मिल जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को, ये याद नहीं होगा आपको, ये यहां विकल्प देकर करोगे, ये सीधा आप सोचो कि हो गया याद, नहीं, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। आधुनिक काल को इन्होंने क्या है, एक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गद्य काल नाम दिया, ये अपना एक सवाल है। ये सवाल वहां से था संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, और संवत 1900 से अब कहीं 80 भी दिया है और 84 भी दिया है, तो ये विवादित सवाल है। ये गलती हमारी है नहीं, शुक्ल जी की है, और शुक्ल जी चले गए, नहीं नहीं विक्रमी है, ये हमारी गलती नहीं, मैं कह रहा हूं। ये है वीर गाथा काल या आदिकाल, ये पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल या गद्य काल, ये हमारा पहले से क्लियर है। अब हम यहां इस गद्य काल पर जोर नहीं देंगे, हम यहां चर्चा कर रहे हैं आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, एक सवाल बन जाएगा आपके, दो भागों में बांटा। एक सवाल ये, आधुनिक काल को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक है गद्य खंड और एक है पद्य या काव्य खंड, ये याद हो जाएगा। अब इनमें भी यूं है, ये सरल है और ये बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। इनमें आपके आंसर कोई ये भी बन सकता है, ये हमारे इसमें हाल ही में जो सवाल पूछे गए थे वो इनके जैसे थे, या इनमें आपके कोई आंसर ये भी हो सकता है, या दोनों को जोड़ोगे तो आपके आंसर ये भी हो सकता है। मूल किताब आपने पढ़ी नहीं है क्योंकि आपने कसम खा रखी है। काव्य खंड, इसमें भी आपके दो सवाल बन सकते हैं, ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, कह रहे हैं। काव्य खंड, आधुनिक काल विभाजन दो भागों में, गद्य खंड और काव्य खंड। आधुनिक काल को गद्य काल कह चुके हैं, अपना सवाल पहले से क्लियर है इसलिए इस पर अपन जा नहीं रहे। गद्य खंड पुनः इनको प्रकरणों में विभाजित करेंगे, काव्य खंड पुनः इसको प्रकरणों में विभाजित करेंगे। पहले मैं काव्य खंड ले रहा हूं समझने के लिए, फिर गद्य खंड पढ़ेंगे, याद करेंगे कि ऐसा सवाल बन गया तो क्या करोगे आप। यूं काव्य खंड देखिए, आधुनिक काल को दो भागों में बांटा, एक है गद्य और एक है काव्य खंड। अब देखिए आधुनिक काल ये छोड़ कहां रहे थे, वो 1900 में, यानी आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रमी 1900, विक्रमी 1900 का अर्थ क्या हुआ, सन 1843 ईस्वी। मैं धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपके पूरा क्लियर होता रहे। 1843 से इन्होंने गद्य काल, जो कि आधुनिक काल ही था, आगाज मान लिया, और आगे जब विवाद आपके 1850 का, 1857 का और 1868 वाले आए, शुक्ल जी कूदकर कहां आ गए, यहां भूल गए कि हम आदिकाल में क्या बात करके आए थे और यहां नई बात ठोक रहे हैं। लेकिन शुक्ल जी है तो उनको कोई कहने वाला नहीं है। सवाल जैसे राहुल जैसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने किया तो उन्होंने कहा साहब तैयारी लगी नहीं इतनी,
ये तो पूर्व पीठिका है कह रहे, इतना समय तो लगेगा कह रहे, धरते याद निकाल को छोटी मोटी बात है क्या, ऐसे कह के उन्होंने गली निकाल ली। क्या कह रहे हो? गलती शुक्ल थी, कहां सुधारने वाले हैं, अब वो यहाँ है नहीं इसलिए हम कर रहे हैं, उनके सुधार कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब देखिए काव्य खंड यहां क्या करते हैं, इसको दो धाराओं बांटते हैं, एक है पुरानी काव्य धारा। पुरानी काव्य धारा पेपर मैंने देखा नहीं, लेकिन आपने दो सवाल दिए कि दो सवाल ऐसे थे जो दो तीन सवाल सीधे हमसे हुए नहीं, तो उनमें एक ये नई काव्य धारा, ये नहीं गद्य का सवाल था, हमने दोनों जगह ले लिया। नई काव्य धारा, आप एक पहले ऐसा काल पढ़ चुके हैं, वहां 57 कवि थे, एक दूसरा काल था 46 कवि थे। हमने यहां 57 में पहला चिंतामणि अंतिम रसिक गोविंद पढ़ा, यहां पर भी पहला कौन है, बनवारी, अंतिम मानसिंह द्विजदेव, एक ये पहला कौन है, पटवारी नहीं बनवारी, ठीक है। या पहले पटवारी है कि हम ऐसा पढ़ रहे, जरूर कभी न कभी फायदा होगा, होने लगे कभी न कभी के हमें फायदा हो जाना, बात रटूड़ के काम है पटवारी बनवारी के, देखे ये तो पढ़ा रहे, कहीं न कहीं कोई सवाल एक्स्ट्रा पढ़ते उसका फायदा मिलता ही है। अब यहां पर देखिए आप, जो पुरानी काव्य धारा है, इसमें वो कुछ ब्रज के कवियों को लेते हैं और कुछ वो तो यहां आएंगे उनको भी लेते हैं, जैसे भारतेंदु जी। और पुरानी काव्य धारा का जो समय है, ये विक्रमी 1900 से 1925, जो कि आधुनिक काल नहीं है, लेकिन है जो एक बार पहले उन्होंने मान लिया आधुनिक काल। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी को छोड़ दें तो आधुनिक काल भारतेंदु युग है। शुक्ल जी के अनुसार ये है काव्य खंड, यानी जो काव्य खंड है, काव्य खंड, ये काव्य खंड विक्रमी 1900 से मानना चाहिए, ठीक है। ये पुरानी काव्य धारा, ये क्या है, यहां आपके नाम आएगा काव्य खंड लिखा हुआ, काव्य खंड पुरानी काव्य धारा, नई काव्य धारा, यहां पर भी यही नाम है कि काव्य खंड नई काव्य धारा। काव्य खंड पुरानी काव्य धारा या सीधा काव्य खंड ले, विक्रमी 1900 से मानते हैं, हाँ मानते हैं। और इस काव्य खंड में भी पर्टिकुलर लो तो पुरानी काव्य धारा को वो विक्रमी 1900 से, यानी सन 1843 से सन 1868, ये पुरानी काव्य धारा, पुरानी काव्य धारा विक्रमी 1900 से 1925, सन 1843 से 68, और यहां पर वो 25 कवियों को स्थान देते हैं, 25 कवियों के स्थान देते हैं। ईएमआरएस में यही सवाल पूछा, ये नहीं पूछा, उन्होंने गद्य में ब्रिज का पूछ लिया यूं, और वहां संख्या 4 थी, बहुत सारे लोगों के भगवान भरोसे 4 सही हुआ, कारण वहां हम इंशाअल्लाह लल्लू लाल पढ़ दें, वो संयोग से 4 है, और पूछा गया सवाल दूसरा धार, वहां पर भी तुक्के से 4 हो गए, 4 हम पढ़ रहे तो हुआ भगवान भरोसे, लेकिन सही उत्तर निकल गया। बहुत सारे कह ही रहे थे सर वो 4 है, वहां 4 है, तो बहुत साहब धार पढ़ो क्यों सही, जब मेरे को पढ़ो को नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने दूसरा पढ़ाया भाई, यूं तो होंगे, यूं तो ऐसे तो निकलेंगे कई सवाल, जब मेहनत की है ना उसके 2-4 तो ईश्वर मदद कर ही देता है। अब आप याद करोगे तो आप इस एंगल से चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य खंड में विभाजन किया, 2 धारा ली, पुरानी काव्य धारा विक्रमी 1900 से 25, जहां छोड़ा था वहीं से उठाया है। ये भारतेंदु युग नहीं है, प्राय भारतेंदु युग ही आधुनिक काल है, शुक्ल जी का वाला अलग मामला है। इसमें 1900 से 25 के बीच में 25 कवि लेते हैं, भारतेंदु प्रताप नारायण ये भी है और अन्य कवि भी है, ऐसे करके यहां 25 कवियों को स्थान दिया है, इनका यहां कोई योगदान नहीं है। भले भारतेंदु यहां आ रहे हैं, योगदान नहीं, क्योंकि भारतेंदु यहां पुनः आएंगे, इसलिए यहां इन कवियों का कोई योगदान नहीं, हम इन कवियों को पढ़ते नहीं है। मैंने पढ़ा सो अलग है, मैं कभी इन 25 कवियों को नहीं लिखवाता हूं, प्रमुख कवि वो आगे आ रहे हैं, बाकी कोई योगदान नहीं। आपको केवल इतना याद करना,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल गद्य और काव्य, काव्य खंड, दो धारा, पुरानी काव्य धारा, नई काव्य धारा। पुरानी काव्य धारा में उन्होंने 25 कवियों को स्थान दिया है। तो कौन कवि है इसको आप छोड़ दीजिए। अब रहा आपके नई काव्य धारा। नई काव्य धारा यानी कहां से रहेगी? 1925 से। अब वो क्या कहते हैं? ये काव्य खंड, काव्य खंड, नई काव्य धारा। अब काव्य खंड ये विभाजन ऐसे है, काव्य खंड, फिर इसमें नई काव्य धारा, काव्य खंड, इसमें आपके नई काव्य धारा, पुनः लिखेंगे काव्य खंड क्योंकि काव्य ही है, काव्य खंड, फिर आपके नई काव्य धारा। ये विभाजन है शुक्ल जी का। फिर वही काव्य खंड और नई काव्य धारा। ऐसे करके कितने प्रकरण बन गए? 4 बन गए। एक पहले था पुरानी काव्य धारा का एक प्रकरण, और एक प्रकरण ये हो गया, एक प्रकरण आपकी ये, एक प्रकरण ये, एक पहले था। ऐसे करके आधुनिक काल में काव्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 प्रकरण बना लिए। पहले प्रकरण को उन्होंने पुरानी काव्य धारा नाम देकर 1900 से 1925 ले लिया। आपको ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। और नया सवाल है, वो नया कुछ नहीं, बस पढ़ने में नया है, 25 कवियों को स्थान दिया, ये भी याद रखना। इधर आप आए, आगे बढ़े, काव्य खंड में नई काव्य धारा। ये काव्य खंड तो चल ही रहा है, फिर नई काव्य धारा, फिर नई काव्य धारा। अब इन नई काव्य धाराओं को वो स्थान, इनको सॉरी नाम देते हैं, ये प्रथम उत्थान, ये है द्वितीय उत्थान, और ये रहेगा तृतीय उत्थान। सरल है ये, उधर वो थोड़ा जटिल रहेगा। काव्य खंड, नई काव्य धारा, प्रथम उत्थान, नई काव्य धारा, द्वितीय उत्थान, नई काव्य धारा, तृतीय उत्थान। इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी काव्य धारा है वो तो 1900 से 25 तक ले लेते हैं, नई काव्य धारा को वो 3 उत्थान में विभाजित करते हैं। ये अपना सरल सवाल रहेगा और यही है सवाल। यानी प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान नाम से विभाजित करने वाले आलोचक कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब जो प्रथम उत्थान है थोड़ा कहां था? 1925 विक्रमी में है। 1925 से 1950, 1950 से 1975 और 1975 से विक्रमी में। अब जो प्रथमोत्थान है यह सच में आपके भारतेंदु युग, सही मायने में आधुनिक काल यही है प्रथमोत्थान। जबकि इससे पहले पुरानी काव्य धारा आई, वहां भारतेंदु उल्लेख, लेकिन वो भारतेंदु युग नहीं है। अब जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र है, बच्चन सिंह है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, जितने भी आलोचक है, ये आधुनिक काल सही अर्थों में भारतेंदु युग ही है। ज्यादा गया आदित्य को इन कुड़ी। अब ये प्रथम उत्थान है, ये भारतेंदु युग है। द्वितीय उत्थान है, ये द्विवेदी युग है, स्वाभाविक है ये। और तृतीय उत्थान जो हम आदिकाल पढ़ चुके हैं, हालांकि शुक्ल जी के है दिया हुआ नाम छायावाद, लेकिन विवाद का कारण ये कि भारतेंदु युग है, ये गद्य और पद्य दोनों मान्य हो गया। द्विवेदी युग के साथ भी ऐसा ही है कि आपके कवि भी आ जाते हैं, उधर गद्य लेखक भी आ जाते हैं, दोनों मान्य है। लेकिन छायावाद जो शब्द है यह पद्य पर तो सूट करता है, लेकिन गद्य पर यह क्या है? हाँ, ये सूट नहीं कर रहा है। इसलिए नगेंद्र जैसे आलोचक ये कहते हैं कि तीसरे
काल का ये कोई नाम दे नहीं पाए। हाँ, प्रवृत्ति के अनुसार कह रहे छायावाद ठीक है। जबकि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ देखते हो तो बाकायदा छायावाद दे भी रखा है और छायावाद के चारों कवियों को उल्लेख भी है। हम परिभाषा भी लेते हैं और छायावाद अंत है। छायावाद के बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। प्रगतिवाद की कोई शुक्ल जी की परिभाषा आ जाए, प्रयोगवाद की परिभाषा आ जाए, शुक्ल जी की वहां है नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि छायावाद से आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं है। थे तुको ठोक दो, प्रगतिवाद के बारे में कोई परिभाषा है आचार्य शुक्ल सही जी के लगाओ, जबकि वहां शुक्ल का ग्रंथ में उल्लेख ही नहीं है शुक्ल के वहां। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा लास्ट रहेगी छायावाद के बारे में, उसके बाद उनकी परिभाषा है ही नहीं। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में एकदम अलग है, आपके आलोचक बदल जाएंगे। भारतंद युग और द्विवेदी युग में यहां पूछा जाएगा तो चुनिंदा कवियों के बारे में गद्य में, वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में है, भारतंद के बारे में साहित्य इन्होंने आमदन के साथ लगा दिया तो रहेंगे, लेकिन बहुत कम कथन है, बहुत कम कथन इनके मोटा मोटी आपके रीतिवाद रीतिकाल तक है और भरपूर है। आगे रहेंगे बड़े एग्जाम में है कथन आए भी है, लेकिन गुंजाइश कम रहेगी। सेकंड ग्रेड में तो बिल्कुल ही रहेगी नहीं, हाँ नहीं रहेगी, क्यों गद्य है नहीं, रहेगी नहीं। तो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, नई काव्य धारा, इसका विभाजन, काव्य खंड चल रहा है 1925 से 50, 25वीं विभाजन, 50 से 75, 25 है, इससे पहले भी 25 थी। सन में कन्वर्ट करना हो या आप कर लेना, ये 68 है, ये आपके 93 बन जाएंगे, वही वापस 93 और आगे आप 25 हो जाएंगे, 18 सॉरी। इस प्रकार से सन में कन्वर्ट करना हो तो आप करते रहना, ये आपके संवत में और ये आपको याद है। अब रहेगा आपके गद्य। पद्य में सवाल कौन से, एक तो आंकड़ा याद किया 25 का, ठीक, एक सवाल और था। अब जो प्रथम उत्थान है यहां भारतंद युग है। भारतंद युग में हम लोग प्राय पढ़ते क्या है, बीपी जार, ये आपके लास्ट रहेगा, यानी इसके बाद कोई सवाल बनेगा नहीं हूं। बीपी जार यानी हम लोग ये पढ़ते हैं बीपी जार, ये भारतंद युग के कवि है, भारतंद युग के कवि है। भारतंद युग के यानी 20 यहां भारतंदु नहीं है। लंबे समय से मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरा ये एक रूट ट्रिक है कि भारतंद युग के कवि भारतंदु जी स्वयं का जन्म तो 1850 में, यहां बद्री नारायण चौधरी है, ये 1855 में, ये प्रताप नारायण मिश्र है 1856 में, ये ठाकुर जगनमोहन सिंह है 1857 है, ये अंबिका दत्त व्यास है 1858 है, और राधा कृष्णदास और राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी है वो तो है 1859 और राधा कृष्णदास 1865। ये इनका क्रम है। बीपी जार अपना एक ट्रिक है, बीपी जार यानी 20 से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, वही प्रेम की गली में आना, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरज, प्रताप नारायण मिश्र, पत्रिका रहेगी ब्राह्मण, ठाकुर जगनमोहन सिंह राघवगढ़ के राजा है, अंबिका दत्त व्यास, अंशु सुकवि पत्रिका है और उपाधि सॉरी, और राधा चरण गोस्वामी वृंदावन से भारतेंदु पत्रिका निकाली, और राधा कृष्णदास हमारा ट्रिक है कि 12 मासा किसी के दास रहोगे देश दशा बिगड़ेगी। कौन, राधा कृष्णदास। या फिर आप रचनाएं सुकवि सत्सई हो होरी पाउस 50, यहां अंबिका दत्त व्यास। ट्रिक क्या था आपके, बीपी जार। ये भारतंद युग हो गया पूरा, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन रचनाएं पढ़ेंगे, प्रताप नारायण मिश्र त्रिपिन ताम वाले, ठाकुर जगनमोहन सिंह प्रेम संपत्ति लता वाले, अंबिका दत्त व्यास सुकवि सत्सई, पावस 50 सुकवि सत्सई हो होरी वाले, राधा कृष्णदास भारत 12 मासा देश दशा, इन 12 मास किसी के दास रहो देश दशा बिगड़ेगी। और पीछे कौंडे भारतेंदु जी जिनकी रचनाएं बहुत ज्यादा है और क्रम से पढ़ेंगे। अब आप यहां आइए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई काव्यधारा में प्रथमोत्थान में भारतंद युग के कवियों को स्थान दिया है। यहां 5 कवि है, 5 कवि है, 5 कवि ये भी बन रहे 1 2 3 4 5, लेकिन यहां भारतेंदु जी गायब है। अब भारतेंदु युग है, पहला उत्थान है, भारतेंदु जी गायब, शुक्ल जी करेंगे नहीं, क्योंकि यहां कोई ट्रिक तो है नहीं। पहले तो हमारा ट्रिक था
यहाँ 5 कवि, लेकिन संयोग इतना बढ़िया बैठा आपके कि यहां पर भी सवाल निकल जाएगा। यहां जो आप ले रहे हो बीपी जार में ये आर हूं पौत्री को लिखियो कौन जौन पढ़ियो को की कर ये भूला नहीं था मैं, ये मैंने लिखा नहीं। यहां आपके बी से यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, यहाँ आपके प्रताप नारायण मिश्र है, यहाँ ठाकुर जगन मोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास है। ऐसे करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान में 5 कवियों को स्थान दिया है। उसमें राधा कृष्णदास या राधा चरण गोस्वामी नहीं है। यानी ये पराकाष्ठा है याद करने की। इस लेवल का याद करके किसी को बताना मत, पागल हो जाएंगे लोग। ऐसे आप पढ़ रहे हो, कह रही हो। हाँ ये तो है ही कह रही है। हाँ वो कह तो रहे थे, लेकिन यूट्यूब पर तो कौन डाल रहा है व्यू। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर इस बी से आप 2 निकालोगे। यहाँ ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, बस ट्रिक यही है कि बीपी जार में लास्ट वाला यहाँ है नहीं कह रहे। कॉमन सेंस काम करेगा। आप 25 कवियों को ले रहे हो यहाँ पुरानी काव्य धारा में, सॉरी, फिर आप नई काव्य धारा, पहले उत्थान, यहाँ दूसरे तीसरे याद नहीं करने, क्योंकि यहाँ यही सवाल था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथमोत्थान में किसको स्थान नहीं दिया है। सवाल कितने सरल है, केवल शीर्षक के सवाल पूछते हैं। तो बीपी जार अपना ट्रिक है, विकल्प आएंगे, बीपी जार तो है ही है। अब आपके जगन मोहन सिंह भी रहेंगे, राधा कृष्णदास या राधा चरण गोस्वामी में से कोई आ सकता है, बाकी रहेंगे। सवाल गलत है, पक्का ही गलत है। और मैंने बीपी जार ट्रिक याद कराए हो, लेकिन याद कराए वहां ये नहीं कहा कि शुक्ल जी के है ये। सामान्य तो रहते हैं शुक्ल जी के यहाँ आर वाला मामला है नहीं, इसलिए बीपी जार ये ट्रिक आप ट्रिक बनाएंगे नहीं। ट्रिक आपका बीपी जार ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नई काव्य धारा में जो प्रथमोत्थान है, यहाँ कितने कवि है? 5 कवि है। 5 कवि का मतलब ये हुआ, यहाँ बद्री नारायण चौधरी और भारतेंदु जी यहाँ है, ये प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगन मोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास है, अंशु यानी कंस वध वाले। ऐसे करके यहाँ आपके 5 हो जाएंगे पूरे, क्योंकि यहाँ 20 से 2 हो गए। और पूरा ट्रिक यहाँ आपको काम में लेना नहीं है। ट्रिक हम नगेंद्र का अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वहां आपके रह जाएगा। बताइए बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? कैसा सवाल निकला? बहुत बढ़िया सवाल निकला। एक 25 वाला याद करना और एक 5 वाला याद करना, और 5 में आर है नहीं कह रहे। विभाजन बिल्कुल सरल है। आचार्य शुक्ल का विभाजन ले रहे थे अपन। मान रखते थे, मान आधुनिक काल का विभाजन है। आधुनिक काल को ये गद्य काल नाम दे चुके हैं। इसको ये 2 भागों में बांटेंगे। एक को ले लिया इन्होंने काव्यखंड, एक को ले लिया है गद्य खंड। काव्यखंड में इनकी 2 धाराएं हैं, एक पुरानी काव्य धारा है, एक नई काव्य धारा है। नई काव्य धारा में पुनः 3 उत्थान है, प्रथमोत्थान, द्वितीयोत्थान और तृतीयोत्थान। सन संवत का लेते हैं। पुरानी काव्य धारा 1900 से 1925 है। नई काव्य धारा पहला 1925 से 1950 है, द्वितीय 1950 से 1975 है, और तृतीय 1975 से। पुरानी काव्य धारा में 25 कवियों को स्थान देते हैं। नई काव्य धारा में प्रथमोत्थान एज ए भारतेंदु युग है, जिनमें 5 कवियों को स्थान देते हैं, और 5 कवियों में आपकी, हाँ यानी आर पर जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ आपके है नहीं। 2 आंकड़े आपको याद करने, आरंभ में 25 है और उसके बाद एक आंकड़ा 5, उसके बाद कवियों का आंकड़ा आपको याद करना नहीं है। वैसे जैसे ये है वैसे वैसे आपकी दूसरा है वो काव्य खंड की जगह अब हो गया आपकी गद्य खंड। ये थोड़ा जटिल है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसा हम आदिकाल से पढ़ते आ रहे हैं कि आदिकाल में भी सामान्य परिचय है,
उसके बाद अपभ्रंश है, अभी आए आप क्या? अच्छा, फिर देश भाषा, और उसके बाद आदिकाल में फुटकल है ही तो। अमीर खुसरो विद्यापति बेचारे कहाँ हैं? फुटकल में। आगे बढ़ गए आप, आगे भक्ति काल में, वहां कितने प्रकरण है? 6। वहां पर भी सामान्य परिचय, वहां पर भी आपके फुटकल है, और बीच में 4 सीधी धाराएं है ही, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, राम काव्य और कृष्ण काव्य। रीति काल में कितने प्रकरण है? 3 है, 2 नहीं है। सामान्य परिचय, रीति, ग्रंथकार, कवि और, ठीक है। अब यहां पर यानी एक चीज आपको शुक्ल के पढ़ते पढ़ते इतना आपके क्लियर हो गया कि परिचय है। अब आप यहां आ रहे हो गद्य खंड में, प्रकरण 1, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यहां आपकी, और गद्य का विकास। जो एक बढ़िया सवाल है वो यहां बनता है, सामान्य परिचय, गद्य का विकास हुआ है, और यहां पर आरंभ में इसके अंदर ले क्या रहे हैं, ले किन को रहे हैं? सामान्य परिचय, गद्य के विकास। इसमें पहले एक लाइन जो उसमें है, कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसमें केवल नाथों के बारे में ऐसा बताया गया कि पूर्व में ऐसा लिखा गया था। यहां आपके एक प्रकरण डाल, शीर्षक डाला गया है। यहां सामान्य परिचय, गद्य के विकास, गद्य खंड, प्रकरण 1। पहले प्रकरण में सामान्य परिचय दिया है, गद्य के विकास शुरू हुआ है, और यहां एक लाइन है जो पूर्व के कवियों के बारे में, जहां है कुछ नहीं लिखा हुआ। यहां आएगा आपके ये ब्रज भाषा, गद्य साहित्य। EMRS में ये सवाल पूछा गया, यहां से सिंपल सवाल था, अंदर आपको कुछ पढ़ना नहीं था, केवल रचना, सॉरी, शुक्ल जी के ग्रंथ को टटोलना होता है यूं। और यहां है खड़ी बोली गद्य। इनसे शुक्ल जी के ग्रंथ की महत्ता प्रकट हो जाती है। खड़ी बोली गद्य साहित्य, यानी आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप गद्य पद्य खंड, काव्य मैंने पहले इसलिए पढ़ाया कि सरलता इसलिए पढ़ाया काव्य पहले, ताकि समझ में आते भी है क्या। आए इधर गद्य में, जबकि गद्य हम पहले लिखेंगे। इसमें आप प्रकरण 1 लेते हो, एक प्रकरण में आप सामान्य परिचय लेते हो गद्य का, और इसके भीतर आप ब्रज भाषा गद्य का साहित्य लेते हो, और इसमें खड़ी बोली गद्य का साहित्य लेते हो। ये जो ब्रज भाषा है, यहां 4 कवि है। ये सवाल आंसर ये था EMRS में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल गद्य साहित्य में ब्रज भाषा के कवियों की संख्या कितनी है। घुमाकर पूछा गया सवाल था, नगेंद्र में भी दे रखा है, लेकिन आंकड़ा नहीं है वहां पर यूं। तो ये जो ब्रज भाषा गद्य साहित्य है, यह 4 कवि है। हम 4 कवियों के नाम भी लिख लेंगे, जैसे बैंकुट मणि वगैरह है यूं, लेकिन कवियों के नाम क्यों? इनका कोई योगदान है नहीं। सूरती मिश्र भी आपके यहां आ जाते हैं, कवियों का कोई योगदान नहीं है। नापादास भी यहां आ जाते हैं, कवियों का पुनः कह रहा हूं कोई योगदान नहीं है। लेकिन अब उनके आगे तट गया, और हम लोगों को थकाए कैसे, इसलिए सवाल पूछ लिए यूं। केवल थकाने वाला सवाल है, यानी कर नहीं पा रहे हैं, कितना छोटा सवाल है। ब्रज भाषा गद्य साहित्य, और यहां 4 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें जैसे कि नाभादास भी है तो उनकी भक्तमाल का उल्लेख है। सूरती मिश्र है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इनका उल्लेख किया है। फिर है खड़ी बोली गद्य साहित्य, फर्स्ट ग्रेड के पूरे सिलेबस में, ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पूरा है ये। यहां पर भी 4 गद्य के आरंभिक लेखक है। कवि क्या वही लेखक ही वे। ये कौन से हैं? ये सदा से सदल वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य में अगर आप टॉप का कोई पार्ट देखते हो तो आपके ये है, ध्यान रखना। ये बहुत बढ़िया लिखा है, और इनके मुकाबले कोई है ही नहीं, इसलिए यहां मजबूरी बनती है उनकी सवाल यहां से बनाना ही।
अब अगर यहां से कोई छूटता है सवाल तो फिर साहित्य जैसा नहीं, तो फिर सवाल आपके एज जीके के जैसा होगा। यानी यहां सदल मिश्र, फिर आपके इंशाअल्लाह कहां लल्लू लाल, सदा सुखलाल, नियाज, निसार। हम लोग पढ़ते हैं सदा, यानी सदा सुखलाल पहले है, से सदल, सदल मिश्र लास्ट में, अंत में। चार जो बड़े लेखक लेते हैं वो आपके यहां पर है। गद्य के विकास में इन चारों लेखकों में दो प्रत्यक्ष रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं। डरते हम लोग लिखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपके 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में यह कॉलेज 1854 ईस्वी तक चला। जॉन गिलक्राइस्ट इसके पहले व्याख्याता है, हिंदी के, यानी हिंदुस्तानी के, सॉरी, जॉन गिलक्राइस्ट पहले हिंदुस्तानी के व्याख्याता है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कॉलेज कलकत्ता में, ये सवाल 2013 में हमारे आया था। गाइड में एक जगह आपके 1801 भी दे रखा है और उसको आज तक घसीट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। नेट मेंडी उसमें भी ये सवाल आया था, हमारे टाइम स्कूल व्याख्याता में भी ये सवाल आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में, और इसका योगदान क्या है। लॉर्ड वेलेजली उसके बाद में पढ़ा रहा हूं जैसे, तो बीच में एक बार लॉर्ड वेलेजली का भी आ गया। इस समय वेलेजली थे, हिस्ट्री तो आप, हाँ हाँ ठीक, वो सही है। तो अब इस कॉलेज का काम क्या देखिए, यानी जो सिविल सर्वेंट है, जो हमारे यहाँ के भी उसमें चुने जाते थे और अंग्रेज भी हुआ करते थे, सबको पता हुआ करते थे। अब जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी हमारे यहाँ भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज में, तो वो क्योंकि अंग्रेज यहाँ एक व्यापारी के रूप में आए थे, तो वो अपने व्यापार में तो कुशल है, लेकिन अंग्रेज सरकार ये चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर जो राज किया है वो अब क्रूरता के रूप हम उनको लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उनके अंदर थोड़ा मोड़ा सेवा भाव था। वो ये चाहते थे कि उनको लंबे समय तक राज करना था, तो वो ये चाहते हैं कि जो आईसीएस यहां आप लगा रहे हो, ये आम जन से कैसे जुड़े, हम लोगों से उनकी कनेक्टिविटी कैसे हो, इसके लिए इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज। अब इस कॉलेज का काम यह रहेगा कि उनको हिंदी की जानकारी, यानी अंग्रेज अधिकारी हमारे यहाँ के भी और वो भी, जो अधिकारी आईएएस, जैसे हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज कहते हैं, जो अपने जैसे कि कलेक्टर, इसी को आप थोड़ा ऊपर जाते तो आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में ये सारे आ जाते हैं। इनको हिंदी की जानकारी, इसलिए बता रहा हूं, ये अपना सवाल है कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, लॉर्ड वेलेजली पहले हिंदुस्तानी प्राध्यापक, जॉन गिलक्राइस्ट। इस कॉलेज का काम क्या है, जैसे हम लोग काशी नागरिक प्रचार सभा का पढ़ते वैसे ही इसका काम रहेगा। इंडियन सिविल सर्वेंट जो सेवक है, उनको हिंदी की जानकारी इसलिए दी जाती थी कि वो आम जन से जुड़ सके। इस कॉलेज से जुड़े हुए दो प्रत्यक्ष है, यहां चार में से एक आप करेगा लल्लू लाल, एक रहेंगे सदल मिश्र। हाँ, फिर मैंने कल कहा चटकिली, मटकिली, बड़किली, मुहावरदार, ये वो एक भाषा रहेगी इंशा अल्लाह खां की। इनके बारे में फर्स्ट ग्रेड हम विस्तार से पढ़ेंगे, और फर्स्ट ग्रेड वाले ही पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड सीधा सिलेबस में है नहीं। सदा से सदल। अब आपके दो सवाल बन गए। सामान्य परिचय, इसके अंदर ब्रज भाषा गद्य का साहित्य और खड़ी बोली गद्य का साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य खंड के प्रकरण 1 में ब्रज भाषा और खड़ी बोली गद्य के साहित्य को रखा है, और दोनों में 4-4 कवियों को स्थान दिया है। ये आप कितने याद रखो, उधर आपने कितने याद किए, 25 और 5 इसलिए याद करवा रहे हैं कि वहां आपके बीपी जार वाले एक कम हो गए, इसलिए, नहीं तो वो हम लेते ही नहीं। और 25 वो इसलिए याद किया, जब इनका 4 पूछ लिया तो हो सकता अगली बार उनका पूछ ले। इनका आप याद कर रहे हो, ये तो आपको वैसे ही याद करना है, क्योंकि यहां तो आप 4 नाम से सवाल कथन बनेगा मोटा, वो कथन शुक्ल दी गई है। एक हो गया गद्य, गद्य में आपके प्रकरण 1
एक प्रकरण में सामान्य परिचय, इससे आगे मुझे भी पता नहीं क्या देखूंगा, यानी ये है कि नहीं है, लेकिन ये जरूर है क्योंकि सबसे पहले आप परिचय दे रहे हो और परिचय में आप ब्रज भाषा और खड़ी बोली के कवियों को ले रहे हो। अब आगे बढ़ते हो आप, प्रकरण 2। अब ये विभाजन इन्होंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये मेरे ख्याल से उन्हीं को पता नहीं होगा। यूं अभी आगे विभाजन देख रहे हैं, यहां रहेगा गद्य का आविर्भाव। हम जो पढ़ते हैं वो ये है, गद्य के आविर्भाव को इन्होंने सबसे बड़ी घटना बताया है। गद्य के आविर्भाव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे बड़ी घटना बताया है। एपी में भी आया हुआ है, स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है। ये सवाल बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, वो ये है, यहां पर एक विकल्प में आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र भी रहेंगे, ध्यान रखना। यूं और भारतेंदु के बारे में उन्होंने खूब कहा है कि गद्य में विकास मोटा मोटी उन्हीं का योगदान है। कहानियों को छोड़ दिया जाए तो प्राय जो विधाएं हैं, भले निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, ये भारतेंदु युग की देन है। हाँ, जीवनी जीवनी तो फिर भी है, संस्मरण, रेखा चित्र वो और आगे है। निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जितनी महत्ता देने के उपरांत भी वो कहते हैं कि बड़ी विलक्षण बात यह है कि गद्य में जो आविर्भाव वो किससे हुआ है, नाटकों से हुआ है, कह रहे हैं। जबकि गद्य को वो कवियों की कसौटी कहते हैं, और गद्य में भी किसको, निबंध को कह रहे हैं। गद्य में भी निबंध असल में कवियों की कसौटी है, कह रहे हैं। जबकि आधुनिक काल में बड़ी विलक्षण बात यह हुई, जो गद्य का आविर्भाव हुआ है वो कह रहे नाटकों से हुआ है, कह रहे। जबकि श्रेष्ठ गद्य पद्य में किसको मानेंगे, शुक्ल, गद्य को, और गद्य में भी किसको मानेंगे, निबंध को। ऐसा कथन आए, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन रहेगा। दो बातें हो गई यहां, यानी गद्य के आविर्भाव को सबसे बड़ी घटना बताया, वो ये कथन है। पद्य और गद्य में प्रधानता वो गद्य को देंगे। बीच में वो कह चुके हैं रीतिकाल में, रीतिकाल कवियों के बारे में उन्होंने कह दिया कि गद्य लिखा नहीं जा रहा था, गद्य नहीं लिखा जा रहा है तो फिर ये कवि ही ठहरेंगे, कौन से आचार्य सिद्धांत दे नहीं पाएंगे, पहले ही कह दिया। रीतिकाल में भी शुक्ल जी कह चुके हैं, यानी कितना गद्य को वेटेज देते हो। प्रकरण नंबर 1, सामान्य परिचय। याद रखना आपको, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के कवियों को उन्होंने प्रकरण 1 में सामान्य परिचय में स्थान दे दिया। ये बढ़िया सवाल है, और ये सवाल और आएगा, ध्यान रखना। 4 आएगा ना, लेकिन ये सवाल तो आएगा। फिर प्रकरण 2, गद्य का आविर्भाव, हम इसी को बार बार रटते हैं। इसे इन्होंने आधुनिक काल में सबसे बड़ी घटना बताया है, जबकि नगेंद्र के वहां 1857 की क्रांति को घटना कहा गया है, जो कि बचन सिंह के वहां भी लिखा हुआ है, लिखवा दूंगा मैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यानी एक बार के इनके 2 प्रकरण हो गए, पुनः प्रकरणों में विभाजित करते हैं। पुनः प्रकरणों में, पुनः वहां पर तो क्या था, वहां क्लियर है, पुरानी काव्यधारा, नई काव्यधारा। पहले काव्यखंड पुरानी काव्यधारा, काव्यखंड नई काव्यधारा, काव्यखंड नई काव्यधारा, काव्यखंड नई काव्यधारा, प्रथमोत्थान, द्वितीयोत्थान, तृतीयोत्थान। यहां ऐसा करते नहीं है शुक्ल जी, लेकिन हमें पता है कि विभाजन तो इसी का है, लेकिन यहां अलग तरीके से है, इसको ये एक तरह से भूल गए। अब आगे प्रकरण 1 ले लेते हैं, फिर प्रकरण 2, प्रकरण 3, तीन के बाद 4 आई। प्रकरण 4 लेते हैं और प्रकरण 5 ले लेते हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे। अब यहां पर क्या है, ये जो प्रकरण 5 है, यहां तो इनका तृतीय उत्थान है। प्रकरण 3 और 4 यहां उनका द्वितीय उत्थान है। ये सरल तरीके समझ रहे हैं, इसका मतलब है यहां इनका प्रथमोत्थान है। उधर क्या था, सीधा प्रथमोत्थान, द्वितीयोत्थान, तृतीयोत्थान।
एक में आप पुरानी काव्य धारा, फिर आप दूसरे प्रकरण में सीधे आप डाल देते हो, ऐसे करके आपके 4 प्रकरण बन जाते हैं। यहां पहले 2 प्रकरण की बात हो चुकी है, जिसमें पहले में ब्रज भाषा और खड़ी बोली को लिया, फिर आप सेकंड गद्य के आविर्भाव को सबसे बड़ी घटना बताया, उसको वहां रोक दिया। पुनः प्रकरण 1 और प्रकरण 2, ये दोनों ये प्रथमोत्थान से जुड़े हैं। फिर आपके 3 और 4 ये द्वितीयोत्थान से जुड़े हैं, और अंतिम जो 5 है ये तृतीयोत्थान से जुड़े हैं। यहां जो नाम है याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप आइडिया से लगा लोगे। यानी यहां आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन, यहां पर भी गद्य साहित्य का प्रवर्तन है। इसको मैं खुद कह रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, आइडिया से आप निकाल लोगे। आपका अगर ये क्लियर हो गया ना कि पहले में ब्रिज और खड़ी आ गया, उसके बाद आविर्भाव, पुनः 1 2 3 4 5 दो को एक एक उत्थान बांटने, और लास्ट वाला आपके ये वर्तमान जो चल रहा है गद्य साहित्य का प्रवर्तन। फिर यहां आते हो आप, दोनों में आपके गद्य साहित्य का प्रसार है। गद्य साहित्य का प्रसार हो रहा है, यहां पर भी यही है, गद्य साहित्य का प्रसार हो रहा है। और तृतीयोत्थान है, यह आपके वर्तमान वाला है, ये यहां आपके आ जाता है। सन संवत कहां सेट करोगे, हो गया, यानी प्रथमोत्थान ये यहां है, तो प्रथमोत्थान का मतलब है संवत 1925 से, बस संवत 1925 से संवत 1950, ये दोनों इसमें हालांकि लिखा भले यहां है, लेकिन आपकी ये आ गया। ये प्रकरण 1 और 2 है, ये प्रथमोत्थान से जुड़े हैं। आंकड़ा आपको यहां मिलेगा संवत 1925 से 50, आधुनिक गद्य साहित्य का परिवर्तन हो गया है। पहले आविर्भाव था, परिवर्तन एक ही चीज है, और अब इसी को कह रहे हैं आगे बढ़ाया है, फिर थोड़ा और इसको फैलाया है, ये यहां आ गया। तो 1950 का आएगा, यहां नहीं आएगा, 1950 आपके से आगे यहां आएगा, क्योंकि द्वितीयोत्थान यहां है, यानी 1950 से 1975, ऐसे करके 2 ये कवर कर गए, और यहां 1975 से। उत्थान वही है, इसको क्या कहेंगे, इसे प्रथमोत्थान कहते हैं। यहां पर भी इसे द्वितीयोत्थान कहा गया है, यहां पर भी इसे तृतीयोत्थान कहा गया है, लेकिन जटिल ज्यादा है। यहां कैसे विभाजन करते देखिए, शॉर्ट में अगर आप समझते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्य का विभाजन करते हैं आरंभ में प्रकरण 1 और प्रकरण 2, एक इनका ये है। फिर वो क्या करते हैं, 1 2, फिर आपके 3 4 और 5, यहां लेते हैं प्रथमोत्थान, या द्वितीयोत्थान, या तृतीयोत्थान। प्रथमोत्थान है तो 1925 से 50, फिर आपके 50 से 75 और 75 से। सबसे बढ़िया सवाल है वो या और ये बनता जाना, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। अब आंकड़े के रूप में सवाल पूछे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 25 के आधार पर आप सवाल करेंगे, बिल्कुल है विभाजन। उत्थान के नाम पर है, ये भी इनका सवाल है। फिर 4 4 ये आपके ब्रिज और खड़ी बोली के कवि है, पुरानी काव्य धारा के 25 कवि है, और 5 प्रथमोत्थान में दिए, नई काव्य धारा में पहले उत्थान। ये आपके डेटा याद हो गए, आंकड़े याद किए। फिर आपके आएगा कि आधुनिक काल में गद्य को इन्होंने 2 प्रकरणों में विभाजित किया, ये 2 प्रकरण हुए। उन्होंने 5 प्रकरण, ये आए हुए सवाल है, तो ये भी सही है। आधुनिक काल गद्य में उनके कुल 7 प्रकरण है, ये भी सवाल आपके सही है कह रहे। अब ये सवाल कोई यूं रिपीट नहीं, उनके सामने रहेगा और वो आंकड़ा लेकर लिखेंगे। कथन जैसा भी आएगा कथन सही होगा। अगर 2 है आप 7 नहीं, असंगत नहीं करेंगे, वो 2 उन्होंने ये यहां से ले लिया। 5 का आंकड़ा दे, इसको भी आप असंगत नहीं करेंगे, क्योंकि 5 इन्होंने ये ले लिया। यहां तो पहला प्रकरण है ब्रज भाषा और खड़ी बोली के कवि है, जो 4 खड़ी बोली कवि आपके यहां आ जाएंगे। फिर आपके दूसरे प्रकरण गद्य का आविर्भाव है, जिसको हम लोग प्राय पढ़ेंगे, वही है। इसमें नाटक, उपन्यास, कहानी सब इसमें आ जाएंगे, और ये फिर इसमें विभाजन इसी का। अब नगेंद्र इसका सरलीकरण कैसे करते देखिए, नगेंद्र इसी का सरलीकरण करते हैं। वो सरलीकरण ये है, डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
आधुनिक काल का विभाजन कैसे किया, तो कह रहे प्रकरण 1, वो ऐसे कहते हैं प्रकरण 1, इसमें इन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा के कवि, लेखक और खड़ी बोली के लेखकों को स्थान दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। हम लोग ये भी लिखेंगे खड़ी बोली के लेखकों को स्थान। फिर प्रकरण 2, नहीं, गद्य का आविर्भाव, गद्य का आविर्भाव, इसको क्या किया, पुनः उन्होंने 3 उत्थान विभाजित किया। ये नगेंद्र ये लिखते हैं इसको, यानी प्रथमोत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीयोत्थान। वही समय प्रथमोत्थान विक्रमी 1925 से 1950, विक्रमी 1950 से 1975 और विक्रमी 1975 से। इन्होंने क्या किया, इनके दो प्रकरण थे उसको हटा दिया, और सही यही है, हम जो पढ़ते हैं वो यही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 2 प्रकरण विभाजित किया, ये 2 प्रकरण ये हो गए। प्रकरण 1 में वो ब्रज भाषा के लेखकों को और खड़ी बोली लेखकों को स्थान देते हैं, और यही है प्रकरण 1 में। प्रकरण 2 में गद्य का आविर्भाव है, पुनः इसको क्या किया है, 3 उत्थानों में विभाजित किया है। ये प्रथमोत्थान, द्वितीयोत्थान और तृतीयोत्थान है। काव्य में जाते वहां पर आप या पुरानी काव्य धारा ले लेते या नई काव्य धारा ले लेते, और वही चीज नई काव्य धारा में प्रथमोत्थान, द्वितीयोत्थान, तृतीयोत्थान, दोनों में काव्य और गद्य में प्रथमोत्थान का अर्थ आपके भारतेंदु युग ही रहेगा। दोनों में प्रथमोत्थान का अर्थ ये भारतेंदु युग, द्वितीयोत्थान का अर्थ आपके दोनों में द्विविध युग ही रहेगा। समस्या ये हुई है कि काव्य में तो छायावाद नाम मान्य है, लेकिन गद्य में ये नाम मान्य नहीं हुआ, इसलिए ये कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तृतीय उत्थान का कोई नाम ना दे पाए। वो इसलिए है, ये गद्य के संदर्भ का है, क्योंकि गद्य के लिए छायावाद नाम सही है नहीं, संगत नहीं है। काव्य में तो फिर भी ये बैठ जाता आपकी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विभाजन है, इसका अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज जो आपकी याद नहीं होती है, आराम से याद हो जाती है। पढ़ना किसमें नहीं है, उस पीछे वाले को याद करने का प्रयास नहीं करना है। बस पहला सामान्य परिचय, दूसरा आविर्भाव है। आविर्भाव अगर सीधे प्रकरण जाते तो 5 प्रकरण है उनके, 2 के ये है, 2 ही उनके यहां पर है, 2 ही उनके यहां पर है, 1 उनके वहां पर है। नाम याद करने की कोई जरूरत है नहीं, कह रहे। लिखाऊंगा थोड़ा, हालांकि आज कह रहे थे पढ़ना कम, यूं कह रहे थे। ये लिखवाऊं, वो लिखवाऊं तो थोड़ा रीतिकाल, बस ये आधुनिक काल आज हो गया। हाँ आधुनिक आज इतना ही। आज वैसे मैं क्लास कम लूंगा क्योंकि आपको कुछ करना है ना। हाँ नहीं नहीं, मेरे 2 घंटे पढ़ाने थे, मैं आपको थोड़ा और पढ़ा रहा हूँ। ये जो जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट कम है ना, तो फिर ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा जहां थोड़ा उससे आगे बढ़िए। फैक्ट फाइल नहीं है, दूसरा है थोड़ा, हम मैटर है। ये यही किया, आगे नहीं। यूं तो आगे करेंगे यूं ऐड तो। हाँ ये ऐसी चीज करें, आप तक मिल रहा है ना, आपको मिल जाएगा ये। ऐसी कोई सामग्री करेंगे। अब जैसे रामविलास शर्मा के कथन ऐड किए, द्विवेदी जी कथन ऐड किए, तो करना ही था। ये तो आएंगे सवाल, पुनः आएंगे, नहीं तो मंजिल मिलेगी कैसे। ये तो किया है, अपडेट तो होता ही रहता है हमेशा ही, फिर भी कम। कवियों में ऐड कुछ नहीं होगा, तो कवि में क्या ऐड होगा। ये कोई भी जब आरंभिक कथन है ना, वहां ऐड हो रहे, वो भी ये मोस्टली यही हुए। लिखिए
रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, हाँ जहां लिखा है ना, हाँ उससे थोड़ा आगे, कोई क्रम नहीं डालना, सीधा लिखो, लाइन खींच के लिखो, भले शुक्ल जी के चल रहा है। रीतिबद्ध ग्रंथ रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, अरे जहां आपने अभी थोड़ा है ना रीति काल वाला, अभी जो थोड़ा था बीच में मैंने थोड़ी रेस्ट लेने के लिए आपको लिखवाया, उन्हें पढ़ाया, अब जहां थोड़ा वहां से आगे, अब विधिवत यही है, क्योंकि आदि आधुनिक काल आज लिखेंगे नहीं, बस पढ़ाना ही था केवल, नहीं तो वो खा जाएंगे, कल आएंगे वापस कि हम यहां से गए और आपने सारा पढ़ा दिया। हाँ, रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहरित करने के लिए, उदाहरित मतलब उदाहरण लेना है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, उदाहरित करने के लिए मतलब अलंकार का उदाहरण देना पड़ेगा उनको, या नायक नायिका भेद का उदाहरण देना पड़ेगा, या काव्य किसी अंग का उदाहरण देना पड़ेगा, वो ये रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहरित करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था। उदाहरित करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, अल्पविराम, जिनमें सब प्रसंग उनकी, जिनमें सब प्रसंग उनकी सब प्रसंग उनकी उनकी सब प्रसंग, सब, अरे शुक्ल जैसे लिखते हैं ये, उनकी रुचि के अनुसार होते हैं क्या, नहीं होते, मजबूरी थी उनकी, सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या, क्योंकि यहां तो आप नालियों में चल रहे हो, बंदे बंदे घाटों में चल रहे हो, और आगे सब टूट जाएंगे, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के, स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के, रुचि छोटी, स्वाभाविक रुचि या सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। अनुकूल नहीं हो सकते थे। कौन कवि किनके बारे में बात की जा रही है, रीतिबद्ध के बारे में, बिल्कुल ध्यान एकदम एकाग्र है आपका, प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे, पूर्ण विराम, रसखान घनानंद आलम ठाकुर, इसी में लिखिए, रसखान घनानंद आलम ठाकुर रसखान घनानंद आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं, जबकि इससे पहले एक कवि को कह चुके हैं, कौन है, आलम, और रसोन्मत्त कौन हुए, बोर बोधा। रसखान घनानंद आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं, उनमें किसी ने, उनमें उनमें से लिख दो आप, शुक्ल नहीं लिखा, जोड़ दो अपनी ओर से, उनमें से किसी ने, आपको क्या लगता है इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे कि नहीं लिखे, नहीं लिखे, लिखो, उनमें से किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है, और इसको रेखांकन करके मोस्ट करना।
उनमें से किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। पूरा पूरा दोबारा बोल रहा हूं, रीतिबद्ध और प्रेमोन्मत्त कवियों के बारे में इन्होंने बात की है, दोनों की तुलना की है। एक की मजबूरी थी, अपनी रुचि से नहीं लिख पा रहे थे, दूसरे अपनी मस्ती से लिख रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, तो लक्षण ग्रंथ भी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहरित करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। पूर्ण विराम हो गया। रसखान, घनानंद आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए उनमें से किसी ने लक्षणबद्ध रेखांकन करके मोक्ष करना रचना नहीं की है। एक लाइन छोड़कर 10 लाइनें लिखिए, कवियों के नाम और उनकी रचनाएं, नाम और उनकी रचनाएं, ऐसे कुछ प्रबंध ग्रंथ है, कथात्मक काव्य है कोई है। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं, हेडिंग खत्म हुई कभी दिन 3 हुए। हाँ, लास्ट में कभी हेडिंग होती नहीं। लिखिए सबल सिंह का महाभारत, कल लिखा ऋतु संहार और महाभारत लिखा ना, तो वही है सबल सिंह का महाभारत। कैसे लिख रहे हो, आगे एरो करके लिखो यूं, 8-10 लाइनें हैं। ये जो सारी रचनाएं ये कथात्मक है, कथात्मक, कथा अपने आप में प्रबंध हो गई। सबल सिंह, सबल सिंह का महाभारत रचनाएं कल लिखी दो, ऋतु संहार और ये अल्पविराम। छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली क्या है, रचना है। छत्र सिंह की विजय मुक्तावली। गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, ये तो जीके के सवाल है आपके। गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, वही। लाल कवि का छत्र प्रकाश, गोरेलाल पुरोहित एक नहीं थे, लाल कवि का छत्र प्रकाश। अल्पविराम लगाते रहिए, बढ़ते रहिए। जो दराज का हमीर रासो, चौथा नाम है पहला। जो दराज का हमीर रासो, बढ़ते रहिए आगे। गुमान मिश्र का नैषद चरित्र लिखवा रखा है। गुमान मिश्र का नैषद चरित्र, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सरजू पंडित, सरयू राम का जैमिनी पुराण। हाँ और की मुझे पता है, सरयू राम या सरजू राम। बढ़ते आगे। सूदन का सुजान चरित्र, ट्रिक भी याद है आपको, की जंग। सूदन का सुजान चरित्र। देवी दत्त की वैताल पच्चीसी, हर नारायण की माधवानल कामकंदला अभी लिखी। बैताल वैताल एक ही है।
हर नारायण का लिख दो, भले की लिखो तो रचना हो जाएगी, का लिखोगे तो ग्रंथ हो जाएगा। माधवानल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास कब लिखा? अभी लिखा, थोड़ी देर पहले। ब्रजवासी दास का ब्रज विलास। बोझा जी कहां गए आज भाई? गोकुलनाथ आदि का महाभारत, गोकुल गोपी मणिदेव अभी लिखे आपने। गोकुलनाथ आदि का महाभारत, गोकुलनाथ आदि का महाभारत। मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, मधुसूदन दास का रामाश्वमेध। कृष्णदास की भाषा भागवत, कृष्णदास की भाषा भागवत। नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती। आहला रामायण, इन आला का रामायण। आला रामायण, आला महाभारत। आला लिखने वाले हैं। आहला रामायण, आहला महाभारत। क्या हुआ? आला महाभारत, आला रामायण भी लिखी है, आला महाभारत भी लिखी है, अलग अलग है, लिखनी पड़ेगी। चंद्रशेखर का अमीर हठ, भाई रामायण तो वाल्मीकि की है, तो फिर आला लिखित होगी क्या? बंग रामायण, कम रामायण, रंग रामायण कैसे हुई है? वैसे आला रामायण हुई कि नहीं हुई? वाह ठीक है। हाँ, चंद्रशेखर का अमीर हठ, चंद्रशेखर वाजपेयी का नहीं है क्या? हाँ फटाफट दो ताकि जल्दी निकलो आगे है। श्रीधर का जंगनामा, श्रीधर का जंगनामा। पद्माकर का राम रसायन, पद्माकर का राम रसायन। पूरा पूरा टैली कर लो। सबल सिंह का महाभारत, शत्रु सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषध चरित्र, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र।
देवी दत्त की वेताल पच्चीसी, हर नारायण की माधवानल काम कंदला, ब्रजवासीदास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ गोपीनाथ मणि तीनों थे, इनके हो गए आपके आदि लिख दिया। महाभारत मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आला रामायण आला महाभारत, चंद्रशेखर का मीरठ, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य है। लिखो तो याद रहे, मत लिखो। ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य है। ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य है। यही तो सवाल था अभी आप जितना लिखा, सब प्रबंधात्मक रचना है। हाँ, कोई बड़ा एग्जाम दो, बड़े का मतलब समझते हो, यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता का, नेट जेआरएफ का, या कॉलेज लेक्चर का, वहां ये सवाल आएंगे, सेकंड ग्रेड में नहीं आएंगे। इस काल के मुख्य कथा काव्य है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर लिखिए, कथा काव्य मतलब रचना है कथा काव्य, और रचनाकार कथानक काव्यकार हो गए। कथानक लिखा आपने, सही लिखा है तो। नेक्स्ट एक लाइन लिखिए, रीति काल के अंदर कथानक अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? अरे प्रबंधात्मक रचनाएं हैं, कहानियां हैं। अब जंगनामा कहानी है, सुजान चरित कहानी है, महाभारत कहानी है, रामायण अपने आप में कहानी है। रीति काल के अंदर वृंद, गिरिधर, घाघ और बैताल। रीति काल के अंदर वृंद, गिरिधर, घाघ और बैताल, ये अच्छे सूक्तिकार है। तो पढ़ाया है जे थोने कोई पढ़ाया है वहां से है? क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, इस बार बहुत ज्यादा मार पड़ी मेरे को, बहुत ज्यादा, 4-4, 5-5 घंटे क्लास है। नहीं तो आराम से 2 घंटे पढ़ाते हैं बस। अभी भी कहाँ है, अभी भी ये क्लास तो लंबी चलनी है। सूक्तिकार लिखा, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब 20 मिनट विश्राम करेंगे तो फिर वापस आओगे वो? नहीं, अब आप आराम से जाओ, एग्जाम दो। नहीं तो कि दौड़ता भागता क्यों प्रवेश पत्र पहुंच होते। ये रीतिकाल पूरा हो गया है, अब अपने फैक्ट फाइल रही है। आधुनिक काल लिखते रहेंगे, व्याकरण चलती रहेगी, फैक्ट फाइल चलती रहेगी। लंबी क्लास है, शाम के समय चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सभी को ऐसे एग्जाम की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आराम से मस्ती से एग्जाम देके आओ। 2 दिन कोचिंग नहीं लगेगी, 2 दिन। लंदन से आप यहाँ हो कहाँ? आप अकेले आने से हो हैं? हाँ, नहीं नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा ये। नहीं तो मैं पूरा करवा देता। अरे खूब पढ़ते हैं, 1-2 दिन कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जाम नहीं देने जाएंगे बेचारे, रेस्ट ही करेंगे कोई।